दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। दोस्तों कल गांधी जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में हमने एक दयाशंकर मिश्रा जी से एक विशेष वार्तालाप किया था। हालांकि वो लंबा था, हमने शुरुआत में कहा था कि ये लंबा होगा, लेकिन ये सार्थक बातचीत होगी। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस बातचीत को सराहा, आपने उसको कष्ट अपने आप को दिया उसको पूरा सुनने के लिए, देखने के लिए। हालांकि 1.5 घंटे का था, पर इस देश में, हमारे देश में आजकल इस तरह की बातें बहुत कम हो गई हैं। लोग जो हैं वो मतलब उनके साथ यही हो रहा है कि भावनाएं भड़काई जा रही है, विचार शून्यता जो है वो फैलाई जा रही है। हमारे पुरखे जो अभी उनका सब इतिहास भी दर्ज है, ज्यादा दूरी की बात नहीं है, 70 80 90 साल पहले का मामला है पूरा। अगर उनके बारे में भी थोड़ा अगर आप जान ले, सीख ले, समझ ले, तो बहुत संभावना है कि आपके जो विचार शून्यता की तरफ आपकी दिशा हो रही है, जिनकी भी हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो दिशा आपकी पलट जाएगी। तो अच्छा लगा। लेकिन कल ही के दिन आप सबको पता है कि सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख को लेकर एक पिछले तकरीबन तकरीबन 6-8 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लद्दाख के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लद्दाख जिसको कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, वो अपने या मतलब वो स्टेटहुड की मांग भी कर रहे हैं, लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर भी उनकी मांगे हैं, और साथ में जो 6th अमेंडमेंट है उसको लेकर भी वो लगातार मांग कर रहे हैं। और अब वो कूच करके दिल्ली कल पहुंचे थे। राजघाट उनको जाना था, महात्मा गांधी की समाधि पर उनको जाके नमन करना था। कल ही के दिन, महात्मा गांधी की जन्म जयंती के दिन, उनके साथ जो हुआ वो सबने देखा, कैसे उनको पकड़ा गया, डिटेन किया गया। वो पूरा जो कल का ड्रामा हुआ, मेघा पाटकर भी थी उसमें। हमने सोचा उस पर थोड़ी जो है रोशनी डाली जाएगी, उस पर कम बात हो शायद होगी। तो गांधी जयंती के दिन ही गांधी के सिद्धांतों का, जहां भी गांधी का कोई भी विरोध कर सकता था, गांधी कभी उसको अपने दिल पे नहीं लेते थे। वो कहते थे कि विरोध जो है वो, अगर आपको लगता है कि किसी की बात ठीक नहीं है तो करना आपका हक बनता है। वही सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों को लेकर निकले हुए, उनको किस तरह से दबोचा गया और राजघाट ले जाने तक का जो पूरा सफर है वो किस तरह का रहा, इसकी थोड़ी जानकारी मैंने सोचा आप तक पहुंचा दे। तो हमने, और एक और भी मुद्दा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मुद्दा है भाई साहब। तो दोनों मुद्दों पर जो है छोटी सी बातचीत हम करेंगे। हमने प्रबल प्रताप शाही साहब, जो कि किसान नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, उनको आमंत्रित किया हुआ है, तो हम उनको हमारे साथ जोड़ रहे हैं। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो बात की, मैं मतलब सदमे किया, मैंने कहा ये क्या, आप राजघाट तक भी जाने नहीं देंगे किसी को? अगर कोई राजघाट जाना चाहता है तो इसमें इतना 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 डर, इतना इतना मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है किसी को राजघाट जाने में? आप अगर चला जाए तो चला जाए, कोई अपनी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है तो दे दे। क्या था कल का पूरा वाक्य, अच्छा, ये जरा बता दर्शकों को। देखिए, आपको तो पता ही है, पिछले 1 महीने पहले से सोनम वांगचुक जी लद्दाख में अपने साथियों के साथ मिलकर निकले थे। लद्दाख से जी दिल्ली की यात्रा में तमाम मुद्दे जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था लद्दाख की जनता से, वो पूरा नहीं किया। तो उन सारे मुद्दों को लेकर वह निकले हुए थे। उसमें स्टेटहुड का जी भी मुद्दा है, बाकी अन्य क्लाइमेट चेंज के भी मुद्दे हैं। अब आपको भी मालूम है कि 370 धारा 370 हटाई क्यों गई थी, और आज पूरे इस देश को चला कौन रहा है, ये समझ में आ गया। देखिए, लद्दाख में जब से लिथियम निकला है, पता चला है कि लिथियम है पहाड़ों में, जी लद्दाख में। जी तो उसके बाद 370 हटाई गई कि लद्दाख में बड़े आसानी से अडानी को वो मिल जाए लिथियम के पहाड़, जो कि 370 उसको रोक रहा था। क्योंकि आपको मालूम है जी तमाम तरह के उसमें प्रोटेक्शन थे, क्योंकि लद्दाख एक जनजाति क्षेत्र है। तो जी जैसा हमारे देश में प्रोटेक्शन है जनजातियों को, आदिवासियों को, तो उसी जी तरह का प्रोटेक्शन लद्दाख के इलाके में भी था। तो सोनम जी वांगचुक जो निकले हैं यात्रा लेकर, और काफी सैकड़ों लोग उनके साथ थे, काफी हजारों की संख्या थी, लेकिन धीरे धीरे सैकड़ों लोग वहां पर आए और दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया, डिटेन कर लिया। अब साहब डिटेन कर लिया, वो जा कहाँ रहे थे? गांधी जयंती के दिन गांधी जी की समाधि पे जाना चाह रहे थे, दर्शन करना चाह रहे थे। अपनी बात अगर जब सरकार सुन नहीं रही है, तो प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे, राष्ट्रपति सुन नहीं रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो आदमी जब निराश होगा, हताश होगा, तो राष्ट्रपिता के पास ही जाएगा। तो राष्ट्रपिता के पास बिल्कुल जा रहे थे अपनी वेदना को लेकर, और वेदनाओं को सुनाने कि भाई हम आए हैं लद्दाख से, सबसे ऊपर से, देश के जी सबसे उत्तरी उत्तरी कोने से हम आए हैं आपको बात बताने। अब साहब उनको तो डिटेन कर लिया सिंगू बॉर्डर के पास, उनके साथियों को।
अब आप ये देखिए कि उनके समर्थन में मेघा पाटकर जी, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बड़ी नेत्री रही, वो सुनीलम जी, बस मेघा पाटकर जी अनशन पे बैठ गई एक आईटीओ के पास पार्क में, जो मेरी जान। अब साहब उनको भी कल जो है डिटेन कर लिया गया। काफी देर तक सुनीलम जी और उनके और मेघा पाटकर जी और उनके साथियों का फोन नहीं लग रहा था। हम बड़े परेशान, हम लोग लगातार खोज रहे थे। बाद में पता चला कि उनको आईपी एस्टेट पुलिस पुलिस स्टेशन पर रखा गया है। और मैंने फिर जब जी मिला मैं उन लोगों से बाद में शाम को जाके छोड़ा, तो मैंने पता किया कि पूछा क्या हुआ, कहे कि वहां से फिर ले गए राजघाट। जैसे किसी कैदी को मिलाई में ले जाते हैं, वैसे ही गांधी जी की समाधि स्थल पर मिलाई के तौर पर पुलिस ले जाती है मेघा पाटकर जी को और अन्य साथियों को, सुनीलम जी अन्य साथियों को मिलाई करा के फिर वापस लाकर फिर उनको गांधी जी फाउंडेशन छोड़ दी। मतलब जी आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन, मतलब उनको रुकने के भी मतलब वहां पे नहीं है। गांधी जयंती के दिन वहां पर फिर बाद में पता चला कि सोनम वांगचुक को शाम को जाकर, काफी शाम को जाकर उनको शायद राजघाट पर ले जाने की मौका मिला और उनको ले। मतलब ये स्थिति है कि अडानी के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी चीज को कितनी भी तानाशाही कर सकते हैं। मतलब अडानी अंबानी चाहें तो कहीं जा सकते हैं। राम रहीम आजाद हो सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी को उससे वोट लेना है, राम रहीम को पेरोल दे देंगे। सोनम वांगचुक, जो सोनम वांगचुक है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं लद्दाख की जनता की वहां के लिए, उनको मतलब जो अहिंसात्मक तरीके से कर रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर लोगे। और जो लोग अपराधी हैं, जिनके ऊपर बलात्कार का केस है, जिसके ऊपर 20 साल की सजा भी है, उसको पेरोल पे पेरोल देते जा रहे हो। अब तो ये समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपराधी, व्यभिचारी, बलात्कारियों की के संरक्षक है और गांधीवादी तरीकों के विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी की जो पहले कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने उस विचारधारा को अडॉप्ट किया हुआ है या उस विचारधारा के वो वाहक हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने हत्या की। कल उन लोगों ने यह करके सोनम वांगचुक को रोककर उनको गिरफ्तार करके, मेघा पाटकर को गिरफ्तार करके यह बता दिया कि यह लोग गांधी जी के आदर्शों, उनकी तो हत्या कर दी, अब उनके अहिंसात्मक प्रयोग की को भी यह जगह नहीं देना चाहता। किसी को मतलब कोई भी अपनी बात कह नहीं सकता इस देश के अंदर। यह स्थिति हो गई है। मुझे नरेंद्र मोदी ने यह स्थिति पैदा कर दी है। ये ये बड़ा चीज मैं दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांधी जयंती के दिन गांधी समाधि पर आप नहीं जा सकते, राजघाट नहीं जा सकते, दर्शन करने नहीं जा और, सकते। और दूसरी बात ये ये है शाही साहब तानाशाही है कि जी। मैं जब से ये सॉरी। तब से मैं इसको देख रहा हूं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कभी भी। और इसके लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो भी नहीं सकता है। जी वो ये कि अगर कोई कूच करते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपनी बात रखना चाहता है, संवैधानिक अधिकार है उसका, इस देश का संविधान उसको वो अधिकार देता है, तो उसको आप कैसे डिटेन करेंगे? क्यों, मतलब किस बिना पर डिटेन करेंगे? मुझे लगता है कि इतने सारे अपराध इस सरकार के द्वारा इस देश में कर दिए गए हैं। सिर्फ संविधान को अगर तोड़ने की बात करें तो भाई, जब जी जब मैं क्यों इस बात का मैं समर्थन करता हूं बतौर जर्नलिस्ट, बीइंग ए वेरी न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी। जब राहुल गांधी या बाकी सब लोग कहते हैं कि संविधान को ये लोग जो है वो बेच देंगे या तोड़ देंगे या बदल देंगे, क्यों? जी क्योंकि ऑलरेडी वो संविधान को तोड़ तो रही हैं। आपकी जी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, अगर वो आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो वो तो सबसे वहीं तो सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ। सोनम वांगचुक जी कोई टेररिस्ट है क्या? सोनम वांगचुक कोई राम रहीम है, बाबा राम रहीम है क्या? सोनम वांगचुक वही के पास कितनी कितनी पेटेंट है रजिस्टर्ड, 300 से ज्यादा पेटेंट का मालिक है वो आदमी। इस आदमी जी ने लद्दाख जैसे रिमोट एरिया में रहते हुए देश का नाम इतना रोशन किया है, जिसके तरफ जो आप कोई सोच भी नहीं सकता है ना? जी लोगों को तो ऐसा पता चला कि वो जो फिल्म आई थी, वो कौन सी थी, थ्री इडियट थ्री वाली। इडियट, थ्री इडियट जी हाँ, उसमें वो आमिर खान का रोल कहीं से उनसे प्रभावित हुआ तो उस समय वो रोशनी उन पर डाली गई।
पर सोनम वांगचुक इज वन ऑफ द मोस्ट, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड, इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी एसेट ऑफ दिस कंट्री। वो जी आदमी जब कुछ कहता है, मतलब आपकी मतलब क्या क्राइटेरिया क्या चाहिए इस देश में, अगर अपनी बात सत्ता में बैठे हुए लोगों तक पहुंचानी हो तो कौन सा क्राइटेरिया चाहिए आपको? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्शकों को भाई पूछ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने वहां अनशन किया कितने दिन बैठ के, तब भी नहीं सुनवाई की इन्होंने। जब वो सुनाई वहां से आया तब भी आप सुनवाई नहीं कर रहे हो। अब जो उनके समर्थन में भी अगर कोई अनशन में बैठ रहा है तो अब अनशन करने वाले को भी पकड़ ले रहे हो, और वहीं पर आप राम रहीम को छोड़कर आजाद घुमा रहे हो। ब्रिजभूषण शरण सिंह आजाद घूम रहा है, विनेश फोगाट को आप हरवा देते हो वहां पर ओलंपिक में, क्योंकि नरेंद्र मोदी को क्योंकि विनेश फोगाट जीत जाती तो इनके तंत्र पर हमला हो जाता, इनके तंत्र की हार हो जाती। बिल्कुल कुलदीप सेंगर घूम रहा है आजाद है। बिल्कुल। आप देखिए कि रोज रोज वैभाचारी पापाचारी भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं। तो मतलब एक हद हो गई, एक हद हो मतलब गई है। देश में मतलब ये तानाशाही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तानाशाही से मैं इसको आगे देख रहा हूँ शाही साहब। जी मैं मतलब साफ चित्र मेरे सामने प्रकट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि इस देश में, हमारे देश में आपको कैसे प्रमाणित किया जाएगा, आपका वैलिडेशन कैसे होगा? क्या आप इसलिए इस तरह से वैलिडेट किए जाते हैं कि भाई ये अगर कहेगा तो सुनना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसने देश का भला किया है, इसने देश का नाम रोशन किया है, इसने देश के लिए जो है वो अपनी बहुत सारी जो है वो तपस्या की है, कारनामे किए हैं जिससे देश का नाम रोशन हो। ऐसा व्यक्ति जो है उसकी बात सुनी जाएगी, या ऐसे व्यक्ति की बात सुनी जाएगी और उसको ढील दी जाएगी जो लगातार एक के बाद एक ऐसे कृत्य कर रहा है जिसमें हमारी बदनामी के सिवा कुछ नहीं हो रहा है और वो ऐश कर रहा है। हम इस सरकार में जो मापदंड सेट हो चुके हैं वो बड़े डरावने हैं, और जी सोनम वांगचुक जो है उसके साथ किया गया बर्ताव इस मापदंड का एक बहुत ही घिनौना ताजा तरीन उदाहरण है। मैं ये कह रहा हूं, ये जी कैसे होगा? सही कह रहे हैं आप। ये ऐसा ऐसा सज्जन देखिए व्यक्ति, इसमें कोई खोट नहीं है ना, इसको कुछ इसके कोई कोई उंगली कोई उठा नहीं सकता उस आदमी, और देश को गौरवान्वित किया है इस आदमी ने अब तक। वो कुछ अपने लोगों के लिए नहीं मांग कर रहा है और जायज है। अच्छा, 2 बार आपने अपने हिसाब से 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वो सब चीजें रखी हुई हैं कि हम ये कर देंगे, बावजूद इसके वो कर नहीं रहे हैं। और वो अपने लोगों के लिए अगर हक की बात कर रहा है, क्या गुनाह कर रहा है वो आदमी? नहीं, गुनाह एक आप ही है कि अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अडानी को जो लूट के लिए वो लद्दाख देना है, उसके बीच में हाँ, वो वांचू खड़े हो गए हैं और उनके साथी खड़े हो गए, लद्दाखवासी खड़े हो गए हैं। ये है गुनाह, बिल्कुल, ये गुनाह, ये सही गुनाह बात है, है, ये गुनाह यही है। गुनाह है। हम लोग का कि हम लोग किसान आंदोलन के हम लोग खड़े हैं, हम जमीन नहीं देने दे रहे हैं। वांगचुक का दोष यही है कि वो लद्दाख की जमीन अडानी और अंबानी को देने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उस लूट को समझ गए हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही यही बात है। देखिए ना कि किस तरीके से ये तंत्र चल रहा है। ये तंत्र बस देखिए, मैं आपको फिर से, मैं कई बार आप पहले भी कई प्लेटफॉर्म से मेरी आपसे बात हुई है। मैं जी, नरेंद्र मोदी को एक चीज बताता हूँ, नरेंद्र मोदी को मैं जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया कहता रहता हूँ, आपको याद होगा। वो जी, इसीलिए बिल्कुल, कहता हूं कि जैसे जैकब जुम्मा ने साउथ अफ्रीका में गुप्ता बंधुओं को साउथ अफ्रीका दे दिया लूटने के लिए, और एक समय के बाद वो साउथ अफ्रीका में बवाल हुआ, हंगामा हुआ, और वो गुप्ता बंधु भाग गए। वो भागकर दुबई में जाकर रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं, और जैकब जुम्मा आजकल जेल में है। नरेंद्र मोदी ही की भी स्थिति वही होगी। देखिए अभी ये जो भागी है बांग्लादेश से शेख हसीना, उसके शेख पीछे भी हसीना, अडानी है शामिल। अभी कीनिया में भी हंगामा हो गया। कीनिया में भी तमाम तरह के प्रोजेक्ट दिए गए, वहां भी हंगामा है। अब किसी दिन आपको सूचना मिलेगी कि वहां का भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भाग जाएगा। अडानी कई देशों के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को अपने देश से अवगत करने का सबसे बड़ा उसको वो मिलेगा अवार्ड। और नरेंद्र मोदी भी अगर अडानी के साथ ऐसे ही रहेंगे करेंगे तो जनता काफी दिन तक सोचेगी। ऐसा नहीं होता है। और सुनिए, श्रीलंका में भी ये अडानी वहां भी शामिल थे, जो वहां पर वो भाग गए थे, राष्ट्रपति भागकर, राजपक्षे राजपक्षे, भाग गए थे देश राजपक्षे, छोड़ हाँ। के। हाँ,
तो मैं अडानी एक कहीं मैं न कहीं तंत्र मैं है। ये कह रहा था कि मैंने इसलिए जी, ये हाथ खड़ा किया था कि वो आपने जो एग्जांपल दिया बड़ा सटीक है, लेकिन दर्शकों को रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को याद ना होगा। भाई साउथ अफ्रीका के एक वहाँ भी वहाँ मेरे ख्याल से प्रेसिडेंटशिप है ना, उनके मुखिया साउथ जी, जी। अफ्रीका के जेकब जुमा साहब थे। कुछ साल अभी अभी ताज़ा-तरीन बात है, ज़्यादा साल नहीं हुए। जेकब जुमा ने हमारे भारतीय मूल के गुप्ता ब्रदर्स जो वहाँ पे बसे हुए थे, गुप्ता ब्रदर्स, है ना? गुप्ता जी। तो गुप्ता जियों को जो है हर वो सब छूट दे दी, जो कि यहाँ अदानी साहब को मिली हुई है। अंबानी साहब को भी मिली हुई है, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो है अदानी साहब को उनसे ज़्यादा मिली हुई है। तो अदानी को जो छूट मिली है, वैसी ही छूट जेकब जुमा ने दे दी थी गुप्ताओं को। और उसके बाद एक एक ऐसा दृश्य और एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि लोग जो हैं वो मतलब त्राही-त्राही हो गए, बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ। और उसमें नुकसान कोलैटरल डैमेज क्या हुआ? जुमा तो गया जेल में, जेकब जुमा तो जेल में गया, गुप्ता भाग गए। लेकिन हमारे जो गुजराती और हमारे हिंदुस्तानी भाई जो सालों से बसे हुए हैं वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, भाई साहब सैकड़ों उनकी सालों से बचे प्रॉपर्टीज हुए का हैं। कोलैटरल डैमेज में उनकी जानें गई, आग जनी हुई, जी, उनके बिजनेस छोटे-मोटे उनसे चले गए। जी, तो ये सब लोग जो खेला करते हैं, चाहे यहाँ पे अदानी हो, वहाँ पे गुप्ता हो, यहाँ पे मोदी साहब हो, वहाँ पे जेकब जुमा हो, आखिरकार नुकसान जो हो जाता है अंत में, वो फिर आम लोगों का हो जाता है। ये भी समझना बहुत जी, ज़रूरी हो जाता है। तो एक तो ये बात थी आपसे करनी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, दूसरी छोटी-सी आपसे बात करनी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास ये आया है, आप देखिए इसको। ये क्या है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, शाही साहब। जी, और इसमें एक एक जो ये हाइलाइटेड एक पोर्शन है, जो आएगा अभी शुरू हो रहा है, अभी आएगा। ये ये तो सरकारी कर्मचारियों के लिए मुझे लगा है कि वहाँ पे ये चुनाव के चलते बड़ी आफत का मामला हो जाएगा। जो लोग इस पोस्ट पे आना जी, चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई किया होगा। जी। ये मेरे ख्याल से आईटीआई का मामला है और आईटीआई का मामला है। जी। हाँ, ये ज़रा बता दें कि इनके साथ ये जो गड़बड़ हो रही है, क्या है और क्यों हो रही है? ये ये करीब-करीब 92 प्लस 8 शायद 92 इसमें वाइस वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है और 8 हाँ, इसमें जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर कह रहे हैं। ये कुल हाँ। मिला के 100 पोस्ट का मामला है और इसमें आईटीआई हुँ, में जो पढ़ाते हैं लोग हैं, वही लोग 3 साल का एक्सपीरियंस तो वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। और ये जी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पोस्ट को निकाला क्योंकि चुनाव पहले जी, 1 अक्टूबर को था तो इसमें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुई थी 15 सितंबर को और 6 तारीख जी, को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रखा है फिर इंटरव्यू है तीसरे चरण में 350 लोग इसमें जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए वो हुए हैं एलिजिबल हुए हैं मतलब उन लोग पास हो गए। अब ये 350 में से करीब करीब माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो आईटीआई में पढ़ाते हैं करीब-करीब 200 से 250 की संख्या है, जो मुझे पता चला है। मेरे पास जब फ़ोन जी, आया मुझे बताया लोगों ने डिटेल से। तो पहले चुनाव था 1 तारीख को, आपने फिर चुनाव कर दिया 5 तारीख को। 6 जी, तारीख को आप जो है फिर से सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं और वो भी पंचकुला में होगा। अब आप समझिए कि जिसकी चुनावी ड्यूटी है 200 250 लोग जो इनकी चुनावी ड्यूटी है, वो पोलिंग जी, पार्टी के सदस्य हैं। जब वो पोलिंग जी, समाप्त हो जाएगी 5 तारीख को पूरा सब जमा कराने के बाद वो करीब-करीब खाली होंगे 12 से 2 बजे तक, रात हो जाती है काफ़ी, कभी-कभी 3 बज जी, जाता है। जी, दूसरे बिल्कुल। दिन सपोज करिए कोई आदमी पलवल में है, महेंद्रगढ़ में है, कोटपुतली पे है, कोटपुतली यानी जयपुर वाले रोड की तरफ है, कोई पलवल यानी जी, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है, कोई कहीं और है, कोई इधर सोनीपत। तो यह सारे लोग कल दूसरे दिन 6 तारीख को कैसे जाएंगे? अपने पोस्ट पर कैसे जाएंगे? यह तो इन लोगों को मतलब परेशान किया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को। बिल्कुल। अब आप ये बताइए एक तो लोगों को जॉब मिलती नहीं है और उनका उनका आगे प्रमोशन होता नहीं है। प्रमोशन भी हो रहा है तो उसमें भी आप रोक लगा रहे हो। तो आप क्या जी, दबाव बनाना चाह रहे हो? अच्छा जब ये लोग एआरओ को लेटर लिख रहे हैं, डीसी को लेटर लिख रहे हैं, चुनाव आयोग को लिख रहे हैं, चुनाव आयोग हर चीज पर देख रहा है कि 1 हुँ, तारीख पर नहीं कराना है क्योंकि छुट्टियां पड़ गई इसलिए 5 तारीख को चुनाव कराएंगे। तो ये चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। ये चुनाव आयोग को भी देखना बिल्कुल। चाहिए ना, ये भी देखना चाहिए। ये जो जो आपने विज्ञापन निकाला है 6 तारीख आपने जी, इलेक्शन कराया है वो उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करा रहे हैं
तो आप 6 तारीख को क्यों करें? ऐसी कौन सी जल्दी, जब 1 तारीख को 5 तारीख को कर सकते हैं आप, तो आप इसको भी बदल सकते हैं। बिल्कुल यानी सही आप बात है। चाहते हैं कि वो दबाव में काम करें, हम्म, आप दबाव में करना चाहते हैं, क्यों भाई? आखिरकार जब वो लोग लेटर लिख रहे हैं, और सर इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ये बात तानाशाही सही है है। ना। अगर अगर बिल्कुल। कोई 200-250 लोगों की जीवन की बात है और उनके पोस्ट की बात है, तो उन 200 लोगों की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? जैसे 100 लोगों को, सोनम वांगचुक को तुम वहां गिरफ्तार कर उनकी बात नहीं सुन रहे हो, हरियाणा के लोगों की बात नहीं सुन रहे हो आप। ये वही है कि मतलब आप क्या करना चाहते हो, यानी आप वो 200 लोगों को बाहर करना चाहते हो, जी समझे आप? और जी जो जी। बाकी जो कुछ लोग होंगे गुजरात मॉडल के लोग, आप उनको चाहते हो कि वो लोग आए। ये इसका सीधा सीधा अर्थ जी यही है कि हरियाणा के जी। जो जो निवासी हैं, उनको आप जॉब पे नहीं रखना चाहते हो, नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान की, इसलिए कर रही है बदमाशी। बात सही है। तो इसका क्या अब हल क्या है, उपाय है कुछ, क्या होगा इसमें अभी? मुझे लग अभी रहा दो है दिन इसको पोस्टपोन करना चाहिए, इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को 2 दिन 1-2 दिन तो पोस्टपोन करना चाहिए इनको। और सरकार चाहे तो कर सकती है, वो क्यों नहीं कर सरकार, सकती? चुनाव आयोग को करना है, इसमें सरकार का क्या है? चुनाव आयोग को ऑर्डर करे। सर चुनाव आयोग सरकार ही तो है, और कौन है? अब तो मैं उसके उसमें भेद समझता नहीं हूँ। चुनाव आयोग ही सरकार है, नरेंद्र मोदी ही चुनाव आयुक्त हैं इस समय तो। इसमें तो तो नरेंद्र मोदी को ही अब चुनाव आयुक्त माना जाए। तो हाँ, मैं मतलब उसमें अब कोई भेद समझता नहीं, तो मैंने कहा अब वही है। अब वो कोई ऑटोनोमस बॉडी तो सिर्फ कागज पर रही है, वैसे बाकी वो ऑटोनोमस तो है जी। नहीं, वो रही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं ना, सरकार से अब मैंने तो कहा इस राजीव कुमार तो डमी है, राजीव कुमार तो डमी है, कुछ है ही नहीं। राजीव कुमार का मतलब ही कुछ नहीं है, सब तो नरेंद्र मोदी है, जब चाहे तब चुनाव कराए, जब चाहे तब 2 राज्य में कराएं, फिर 4 राज्य का चुनाव साथ में कराना था, 2 राज्य अब होगा, 2 राज्य बाद में होगा। ये तो जैसे टेस्ट मैच हो रहा है 5 दिन का, उसको 2020 फॉर्मेट में तब्दील कर दिया है, 20-20 ओवर हाँ का मैच होगा। ये तो नरेंद्र मोदी कुछ हाँ भी करा सकते हैं, तो वैसे हाँ ही है। ये तो अन्याय है ना। हाँ और मुझे लग रहा है, जो डर है, जैसे एसडीओ की पोस्ट थी 55, उसमें 35 लोग गुजरात से आए थे, मुझे लग रहा है ये साजिश है फिर, कि हरियाणा के बाहर के लोगों को ये इसमें जॉब देनी है, प्राइवेट लोगों को। हमारे यहाँ देखिए शाही साहब, हमारे यहाँ ये सब झंझट नहीं होती है। हमारे यहाँ तो क्या हम्म। होता है, किसी भी चाय की टपरी पे बैठ के कोई भी जो है, वो असिस्टेंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर इरिगेशन डिपार्टमेंट, सरकार के जो चाहे महकमे के एम्प्लॉयमेंट लेटर बांट सकता है। कोई भी जी। लेगा, कोई भी खरीदेगा, और ये सब हमारे यहाँ हो रहा है। सरकार का कोई ज्यादा इसमें इंटरवेंशन है नहीं। कोई भी किसी को नौकरी दे सकता है यहाँ, कोई भी किसी को सर्टिफिकेट बांट सकता है, कोई भी किसी को तो ये एम्प्लॉयमेंट लेटर दे सकता है। तो हमारे यहाँ तो भाई, इस पर तो हमारे यहाँ वो सब। इस पर तो मयूर भाई, आपको एक विस्तृत जो है गुजरात मॉडल देश को समझाने के लिए, कि आगे जो देश में लोग सजग रहे, तो एक आप ये गुजरात मॉडल पर आप विशेष प्रोग्राम करिए, जिसमें आप बताइए कि गुजरात मॉडल होता क्या एक्चुअली, गुजरात, व्हाट इज मीन बाय गुजरात मॉडल और मोदी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, दर्शकों को शायद सुन के भी मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। 2011 में हम एक न्यूज चैनल से जुड़े थे, जिसका नाम उस समय था न्यूज एक्सप्रेस। जी। और एक आता था चैनल जी। और हाँ, वो बड़ा, उसका फोकस सिर्फ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और पॉलिटिकल खबरें था, और कुछ नहीं था। और हमारे जो अभी सत्य हिंदी में मुकेश कुमार जी है, हाँ हमारे हाँ। संपादक हुआ। जी 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 जी, मुकेश वो बड़ा कुमार जी। बड़ा 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 अच्छा अनुभव रहा। मैंने उनके साथ काम करना, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा। मैं गुजरात ब्यूरो देखता था। मुकेश जी का एक मुझे फोन आया। बोले मयूर जी, ये तो बताइए, ये जो गुजरात मॉडल है, इस पर एक हम्म। क्यों आप अच्छी सी खबर नहीं करते, ये है क्या, जरा विस्तार से इसको समझाइए। तो हमने कहा सर, बड़ी विनम्रता से हम आपको जो है एक निवेदन करना चाहते हैं, और वो निवेदन ये है कि हम इतने साल से गुजरात में रह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा मॉडल है। मॉडल के कुछ बेसिक्स हैं, कुछ उसका ढांचा होता है, कोई खाका होता है, उसके कोई प्रिंसिपल होते हैं, उसका कोई विजन होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट होता है कि ये मॉडल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने कहा सर, ऐसा कुछ, ये सिर्फ नाम है गुजरात मॉडल, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं कौन से पहलू पे खबर बना के आपको बताऊं? बोले वो एक बड़ा आधा घंटा करते हैं, उस समय आधे घंटे का चलन था, कि कोई भी एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है तो आधा घंटा कर लेते हैं। मैंने कहा इसमें आधा घंटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पहलू पकड़ूं ताकि मैं कहूं कि ये गुजरात मॉडल है।
मैंने कहा गुजरात मॉडल मुझे समझ में आ रहा है, उस समय मैंने कहा था ये, मैंने कहा वो ये है कि हर चीज को, हर व्यवस्था को तोड़ देना, हर व्यवस्था में अराजकता खड़ा कर देना और उसके बाद अपने मन मुताबिक उस चीज को तोड़ मरोड़ के करना। मैंने कहा ये गुजरात मॉडल मुझे समझ में आ रहा है, अगर आपको तो ईश्वर में आपको बना दो। तो उन्होंने कहा हाँ बना दीजिए। तो फिर हमने एक कार्यक्रम किया था कि ये गुजरात मॉडल है जो हमको समझ में आ रहा है। तो तब से हमारी समझ गुजरात मॉडल की ये है कि हर एक अच्छी चीज जो अपने व्यवस्था के तहत चल रही है, सालों से चल रही है, उसको खत्म करना और उसको बहुत ही विकृत रूप से डिस्टोर्ट करके उसको फिर उसमें अपने हिसाब से अपने लोगों को फिट करना और उस व्यवस्था का पूरी तरह से शोषण करना और कुछ चंद लोगों को उसका लाभ पहुंचाना और अपने खुद को लाभ लेना, ये गुजरात मॉडल मेरी समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा एक इन छोटा सा शॉर्ट में एक छोटा सा मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। एक फिल्म आई थी द शिंडलर्स लिस्ट, आपको जी याद होगा, हाँ एक स्टीफन स्पिलबर्ग की फिल्म थी। नाजी जर्मनी और यहूदियों के जो उस समय हो रहा था। तो एक लियम लियम नाजी नाजी लियम लियम नाजी नीसन नाम के कलाकार ने बहुत हाँ अच्छा रोल किया था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नाजी नाजी कर्नल उसमें, नाजी कर्नल रहता है या कौन रहता है, एक बड़ा हाँ सैन्य अधिकारी नाजी रहता है जर्मन। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक स्ट्रक्चर बनवा रहा होता है एक कंसंट्रेशन कैंप में। तो एक लेडी हम्म आती है, वो कहती है ये हम्म स्ट्रक्चर खराब है, इसकी नींव खराब है, ये गिर जाएगा। तो कहता है तुम कौन हम्म हो? तो बताती है कि वो बर्लिन या कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, सिविल इंजीनियरिंग। तो हम्म, कहता है पढ़ी लिखी यहूदन, इसे गोली मार दो। उसे गोली मार हाँ देते उसके सैनिक। हम्म और जब वो मार देते हैं गोली, कहता है जैसा इसने कहा था वैसे तोड़ के बना दो। हम्म। तो मुझे लगता है गुजरात मॉडल इज इक्वल टू नाजी मॉडल। अब उसमें आप कह सकते हैं, उसमें मुझे मैं इसमें आर्गुमेंट नहीं करूंगा, कमोबेश वो भी है, वो भी है। तो विरोध जो करता है तो उसको भुगतना पड़ेगा। पर ठीक है, ये भी है, पर वो ये कब तक चलेगा हमको अब। इसीलिए इसीलिए सोनम देखिए, इसीलिए सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम पर वो कर रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं हुआ तो 6 तारीख को इसको उनके एग्जाम करा दिया हाँ, कि उन्हें परेशान कर दो, कम से कम 2-250 ही निकल जाए, वो परेशान हो जाए, बिल्कुल उनको परेशान कर दो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात, सही बात। जो इस सरकार का तो विरोध करेगा उसे ये परेशान करते रहेंगे। ये बिल्कुल करते रहेंगे, बिल्कुल यही है कुल मिला। चलिए शाह साहब, हमने दो मुद्दों पर जो है महत्वपूर्ण बात की, आपने वक्त निकाल दिया सुबह सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। आपको ऐसे मिलते धन्यवाद। रहेंगे बात। ठीक थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू। मैडम। तो दोस्तों, ये आपने बातचीत सुनी है ना, कि गांधी जयंती पर गांधी विचारों पर चलने वाले, इस देश का नाम बड़ा और ऊंचा करने वाले सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को जिस तरह से ट्रीट किया गया, जो ट्रीटमेंट उनको मिली, है ना, वो ट्रीटमेंट इस तरह से आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये महापुरुष, जो कि अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, वो खुद जाते हैं राजघाट पे, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, लेकिन उस समय भी वो गांधी के एक भी विचार का पालन करते हुए नजर नहीं आते। तो फिर ये ढोंग, ये ढकोसला और अपने ही शहीदों को फायदा करवाने की लगातार कोशिश, चाहे उसमें फिर पूरा देश डूब क्यों ना जाए, लेकिन अदानी को फायदा होना चाहिए, अगर यही सोच के साथ चलेंगे तो हम और आप जो है कब तक इस देश को इस तरह से जो है वो शोषण, उसका शोषण होने देंगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी। मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से अगर देश का नागरिक अगर जब भी मैच्योर होने की दिशा में काम करेगा, फिर उस देश को जो है तरक्की की ओर ले जाने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर वैचारिक रूप से शून्य हो गए हम लोग, सोच खत्म हो गई, समझ खत्म हो गई, फिर उस देश को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि सोचिए क्या हो रहा है और इसको कैसे रोका जाता है। नागरिक ही कर सकता है इस देश का। तो हमारे काम, ये लोग जो सत्ता पर बैठे हुए हैं वो तो आज हैं, कल नहीं है। हम तो रहने वाले हैं, हमारे हमारे संतान, हमारी पीढ़ियां रहने वाली है, और हम ही को इस देश को जो है वो ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस ये कहना था मुझे। आपसे बात कर ली, अब आपकी बारी, आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा, कमेंट करके, है ना। और सुनिए, आप में से सवाल है कि मैं पढ़ता हूँ भाई कमेंट में, एक एक जवाब दूंगा तो सबको देना पड़ेगा। और आप सबकी बहुत बड़ी मुझे मतलब समर्थन है, स्नेह है, प्यार है, वो सैकड़ों हजारों की तादाद में कमेंट आती है, तो सबका जवाब दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं किसी एक को जवाब नहीं देता। मैं हर किसी की कमेंट पढ़ता हूँ, ये बता दूं मैं आपको।
पर जवाब इसलिए कि एक का दिया तो सबका दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे, इसीलिए मैं इसमें कोई किसी एक का जवाब नहीं देता, बाकी पढ़ता सबको हूं और सबकी बात को जो है समावेश करने की कोशिश भी करता हूं। तो आप कमेंट करना जारी रखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, आपका भी वही चैनल है, हम सबका चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।